तो आपके वर्तमान में सबसे तेज धावक बन गए हैं अमलान बोर्गोहेन। इनका नाम है अमलान बोर्गोहेन। वर्तमान में यही सबसे तेज धावक बन गए हैं और इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 10.24 में तय किया है। 10 मीटर की दौड़ को 10.24 का समय लिया 100 मीटर की दौड़ को दौड़ने में। और इस प्रकार से यह जो है भारत के सबसे तेज। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय अगर धावक की बात कर सकते तो वहां पर 9 दशमलव कुछ सेकंड का समय उनके द्वारा लिया गया। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो आपको भारत से याद रखना है अल्मान बोर्गोहेन को याद रखना है। इन्होंने कितना समय लिया 10.24। आपको इतने जानिए कि लगभग 10 सेकंड का समय लिया इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा। अब देखिए आपका तो पहला क्वेश्चन हो गया दौड़ को लेकर के भारत के सबसे तेज धावक कौन है। उसके साथ ही अगर हम बात करें धार्मिक स्मारक की, धार्मिक स्मारक की अगर हम बात करें और इसमें भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक कहाँ पे बनाया गया है, ये आपका आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यहीं पर ही आपके भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया गया है, आपके पश्चिम बंगाल में ही। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपको पता है जो पश्चिम बंगाल है इसमें दुर्गा पूजा का जो आपसे पूछता है इसका संबंध कहाँ से है तो आपका पश्चिम बंगाल से है। क्योंकि जो दुर्गा पूजा आप लोग देखते हैं यहाँ पे काफी धूमधाम कोलकाता आपका शहर आता है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है और जहाँ पे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहीं से अगर हम कोलकाता की बात आती है, अगर हम कोलकाता से क्वेश्चन आपसे करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है। बता दीजिए कोलकाता किस नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है बताइए, बोलते जाइए आप लोग। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ दामोदर, ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी हो गया ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन सी हो गया कावेरी और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप लोग यहाँ पे चेक करिए, आपको समय मिलता है 30 सेकंड का। बताइए यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन आया है पोल क्रिएट करने का, आपको 30 सेकंड का समय मिला है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बताइए कोलकाता किस नदी के किनारे है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो यह आपका हुगली नदी के किनारे है, अर्थात जो इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब आपका यही सही होगा। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है और इसी पे आपका जो हुगली नदी पे ही अंडर वाटर मेट्रो ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि पानी के अंदर है। इसी पे ही आपका जो है वो आपका बांध है जो काफी जैसे हावड़ा का बांध, हावड़ा पुल इसी पे है हुगली नदी पर। और विशेष रूप से आपको याद रखना है अगर इस पे आपका करंट की बात आई है अंडर वाटर मेट्रो
अंडर वाटर जो है रेलवे मार्ग बनाया जा रहा है। तो इसमें अगर बात करता आपसे पूछता कब तक तैयार हो जाए, कब तक चालू हो जाएगा, तो आपका वो डेट रखा गया है जो है इसको चालू कर दिया जाएगा अंडर वाटर वाला मेट्रो आपका हुगली नदी में। और ये हावड़ा ब्रिज पे जो है यातायात को तो उसकी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो यहाँ से आपकी 3-4 बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कोलकाता से। अभी आपको एक चीज़ जान लीजिए कि देश के आपके कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई गई है। करंट की बात है, हवा से पानी बनाना आपको पता होगा। यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि हवा से जो कृत्रिम वर्षा बनाने के लिए कृत्रिम वर्षा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बता दीजिए। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें होता क्या है, जहाँ पर हम देखते हैं बादल, ठीक उसी के ऊपर हम लोग ले जा करके हवाई जहाज के माध्यम से उसके ऊपर इस गैस का छिड़काव कर देते हैं। जब गैस का छिड़काव करते हैं तो वो बादल जो है संघनित होकर के वर्षा कर देता है। वह गैस कौन सी है? जिसको अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि जो चाइना वर्तमान में ऐसा है कि वहाँ की इस तरह से सूखा पड़ रहा है कि वह इस तरह के कार्य करने के लिए एक्टिव है। जहाँ पे बादल देख रहा है वहाँ पे इन सब गैसों का प्रयोग करके वर्षा कराने का प्रयास कर रहा है। वह गैस कौन सी है? नाम बता दीजिए। क्या आप लोगों की आवाज़ मिल रही है? आवाज़ हमारी मिल रही है प्रॉपर आप लोगों को? बोल दीजिए। मिल आवाज़ मिल रही रही है है कि नहीं अब। मिल रही? चलिए, तो इसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। चलिए, किसी का टैग भी आ गया। सिल्वर आयोडाइड ये आपका जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ ही अगर सिल्वर की बात आती है तो सिल्वर आपका यहाँ पर भी काम आता है। अगर आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग मतदान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बूथ पर हमारे नाखूनों पर एक स्याही लगा दी जाती है। और यह क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, वह स्याही किसकी होती है? तो वह स्याही जो होती है सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वह स्याही किसकी लगाई जाती है, तो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब देखिए, जो सिल्वर आयोडाइड है वर्षा कराने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट है आप दोबारा मतदान ना कर पाए इसके लिए लगाई जाती है। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। और आपके रेलवे के द्वारा 6 स्टेशनों पर आपके उस मशीन का नाम पूछा है। तो आपको पता है कि हम लोग बादल की वर्षा का, इसलिए इसका नाम जो है मेघदूत रखा गया है। जो मशीन स्थापित की गई है कि हवा से पानी बनाने के लिए, उस मशीन का नाम रखा गया है मेघदूत। मेघदूत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने नागरिक सेवाओं के लिए जेके कॉप, अब देखिए नाम क्या है, जेके कॉप, जेके कॉप, जेके कॉप, जेके कॉप नामक नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की। जेके कॉप नाम का मोबाइल ऐप है। किस राज्य सरकार का केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? ये आपका जम्मू कश्मीर। और नागरिक सेवाओं के लिए लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आपको मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जेके कॉप। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए,
नागरिक सेवाओं के लिए इस एप्लान की तो बात आपको पता हो गई। किस भारतीय राज्य ने EFIR, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइएगा। EFIR, EFIR मतलब इलेक्ट्रॉनिक FIR, यानी कि यहाँ आपको पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप अपने घर बैठे FIR दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य ने EFI सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है? तो विशेष करके ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सबसे पहले इसमें नाम आता है उत्तराखंड, UK, उत्तराखंड का नाम आता है। और यहाँ पर EFIR आपसे कई बार परीक्षा में FIR का फुल फॉर्म पूछ देता है। FIR का फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग। FIR का फुल फॉर्म बता दीजिए। अरे भाई, आप लोग बोलेंगे तभी तो आपको लाभ मिलेगा। आपको जो भी है बोलने बताने का प्रयास करिए, बोलिए। FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, अगर हम FIR की बात करें। वहीं पर अगर हम EFIR की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। आपकी परीक्षा में बार बार फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपका FIR बहुत कठिन नहीं है, नॉर्मल है। और क्योंकि जो भी होता है आपके साथ, आपका सब यही निकलता है, आप उनको ज़्यादा परेशान करेंगे, अब हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आपके नाम हम FIR कर देंगे। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए, महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? काफी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जा रही है। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जा रही है। ये आपका कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका आयोजित किया गया है शिमला में। अब देखिए, यहाँ पे शिमला की बात आती है, तो शिमला से आपको एक चीज याद आना चाहिए कि यहीं पर ही आपका जो है आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। आलू अनुसंधान संस्थान आपके शिमला में स्थित है। यहाँ से आपको शिमला याद रखना चाहिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की? अगर वहीं पर आपके नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा बात की जाए तो आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। और यहाँ पे जब आपको तमिलनाडु आपको दिख जाता है, तमिलनाडु से आपको, हमने आपको पढ़ाया था जल्लीकट्टू, पढ़ाया था पोंगल, पढ़ाया था। इस तरह के जो सारे त्योहार हैं, आप एक बार दिमाग को दौड़ाइए और वहाँ से आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु आपके भारत में सबसे दक्षिणी हिस्से में कोने में देखने को मिलता है। और यहीं पर तमिलनाडु की सीमा से ही आपको, जैसे हम लोग आदम का वृक्ष कहते हैं, पाक दर्शन कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके तमिलनाडु के बॉर्डर से सटी हुई मिलती है। यहीं पर आपके तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही चेन्नई एयरपोर्ट है, एन्नौर एयरपोर्ट है, या फिर तमाम जो है बंदर, वो एयरपोर्ट नहीं बल्कि जो है बंदरगाह है, एन्नौर हो गया, चेन्नई हो गया, और आपका एक नाम नहीं याद आ रहा है। ये आपके 3 उसके जो है बंदरगाह हैं, जो इसके तमिलनाडु की सीमा पे सटे हुए हैं। अब देखिए अगला है, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? फैमिली डॉक्टर पायलट योजना शुरू किया है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। और वन लाइनर कराने का उद्देश्य ये, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेट के साथ, इसलिए इसको हम जल्दी से काम करना चाह रहे हैं। इसके द्वारा छात्रों और कर्मचारियों के लिए शिकायतों को हल करने के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर छात्रों और शिक्षकों की बात हो रही है, उनके समाधान के लिए ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। ई समाधान माने इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आप अपनी समस्याओं को कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। किसके द्वारा? यानी कि कोई यूनिवर्सिटी होगी, तो एक यूनिवर्सिटी आप लोग पढ़ते हैं UGC, आप लोग कहते हैं UGC नेट, JRF, इन सबका UGC विश्वविद्यालय। तो UGC का अगर हम बात करें, ये UGC
के द्वारा किया गया। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म, अगर हम इंग्लिश में बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म होता है। और यदि आप नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं, वहाँ पर कभी कभी आपसे यूजीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आप लोग दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। और यूजीसी के द्वारा ही यह जो है ई समाधान नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब हम चलते हैं आपको लेकर के अब हम हमारा कल स्टार्ट करेंगे। आपको हम 1929 तक बता दिए थे। आज हम पुनः 1929 से आगे बढ़ेंगे। 1929 में हम देखिए आधुनिक भारत से जो इम्पोर्टेंट डेट है उससे संबंधित जो घटनाएं हैं हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा कल आपकी अगर कल जो रिकॉर्डिंग क्लास आप सीखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 1929 तक आपको मिलेगा। और पुनः आज हम 1929 से स्टार्ट करते हैं। तो 1929 में आपके एक इम्पोर्टेंट घटना होती है। 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। अगर हम बात करें 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बता चलिए। इसकी अध्यक्षता करने की बात आए तो इसकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता की बात करें लाहौर अधिवेशन 1929 की अगर बात करें तो जवाहर लाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और आपके 1929 में होता है। और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी आपके कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके बाद आज आपका डेट आता है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से आपका डेट आता है 6 अप्रैल 1930 का। अब यह आपका जो डेट है ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या है। अगर हम बात करें यहाँ से तो आपका 12 मार्च 1930 के इसके ये जो घटना है, ये जो डेट है, इसी को दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, दांडी यात्रा से संबंधित डेट है, आपसे दे सकता है 12 मार्च 1930 से 12 अप्रैल 1930। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो दांडी मार्च से संबंधित 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 है। और होता क्या है, 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से चल करके और यहाँ से बात आपसे पूछता है कि कितने अनुयायियों के साथ गांधी जी चले थे और कितनी दूरी तय किए थे। तो 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ, ये आपका संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या और दूरी, इसको डाट लेकर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन देता है। 78 78 अनुयायियों के साथ तथा 241 मील की दूरी चलकर 78 अनुयायियों के साथ चलना प्रारंभ करते हैं गुजरात के साबरमती आश्रम से। लेकिन आपके जो जब 6 अप्रैल दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचते पहुंचते यह जो संख्या थी, जो ये 78 लोगों के साथ चले थे, वहाँ पे संख्या 1000 2000 में हो जाती है। और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कर को नमक सत्याग्रह को तोड़ते हैं। और वहीं पर जो है आपकी जो दांडी यात्रा वहीं पर समाप्त होती है। और उनका उद्देश्य था दांडी जाने का, क्योंकि यह जो दांडी स्थान है
से समुद्र का किनारे का स्थान है और वहीं पर जो है हाथ में समुद्री जल को हाथ में लेकर के नमक कर का विरोध करते हैं। एक प्रकार से नमक कर को तोड़ते हैं, ये सारी बातें कर सकते हैं। और यह जो है आज का जो प्रोग्राम था दांडी मार्च था, ये आपका नमक कर से संबंधित था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नमक कर लगा दिया गया था और उसी को विरोध में इन्होंने जो है वहाँ पे गुजरात के नवसारी जिले में दांडी नामक स्थान पे पहुंच करके नमक कर को तोड़ते हैं। और आपका डेट है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। और विशेष करके इसमें आपको याद क्या रखना है, 78 अनुयायियों के साथ 241 मील के साथ आपको दो डेट 12 मार्च 1930 और जो 6 अप्रैल 1930। अगर हम बात करें 6 अप्रैल 1930 और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहीं से आपका एक आंदोलन का प्रारंभ होता है जिसे हम लोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन के का नाम से भी जानते हैं। और यह जब गांधी नामक स्थान पर पहुंच कर नमक कर को तोड़ते पहुंचे, इसका जो है इस आंदोलन की शुरुआत होती है जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन या इसको हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इस आंदोलन का देखिए ये आपका जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन था जो आपका 6 अप्रैल से संबंधित है। तो अगर हम बात करें यहाँ से आपसे एक नाम देता है पश्चिमोत्तर प्रांत से इसका जो सहयोग समर्थन कौन किया था और पूर्वोत्तर प्रांत से, और ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था, दांडी नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था। इसको जो संचालन अगर हम पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करें तो इसका संचालन किसके द्वारा किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब खान अब्दुल गफ्फार खान जो है गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, इसी कारण था इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से तथा साथ ही साथ फक्र ए अफगान तथा बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका नाम क्या हो गया, आपसे इनका नाम पूछता है कि यह किसके नाम से संबंधित है। आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के 4 उपनाम हैं। आपसे परीक्षा में बार बार पूछता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम निम्न में से कौन है। तो आप लोग ध्यान रखिए, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहने का उद्देश्य एक ही था क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। और इनका और 2 नाम है, फक्र ए अफगान के नाम से चर्चित थे तथा बादशाह खान। बादशाह खान, फक्र ए अफगान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान चर्चित थे। और ये जो है आपके पश्चिमोत्तर प्रांत की बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के का संचालन किसने किया, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके 4 उपनाम को आपने जाना। इनका जो संगठन था जिसके माध्यम से इसका ये संचालन पश्चिमोत्तर प्रांत में करते थे, उनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। और जो खुदाई खिदमतगार नामक इनका जो संगठन था, ये खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग लाल कुर्ता पहनते थे। जब लाल कुर्ता पहनते थे तो इसी कारण इस संगठन को लाल इस संगठन के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसी को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन रखने का तात्पर्य सिर्फ यही था क्योंकि ये लाल रंग के कुर्ते को धारण करते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी तक कहा गया। और खान अब्दुल गफ्फार खान का जो संगठन था खुदाई खिदमतगार था और इसी संगठन के माध्यम से पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान अथवा सीमांत गांधी अथवा फ्रंटियर गांधी अथवा फक्र ए अफगान अथवा बादशाह खान पश्चिमोत्तर प्रांत में इसका संचालन किए सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और ये तो हो गई पश्चिमोत्तर प्रांत की, लेकिन आपसे इसके साथ ही पूर्वोत्तर प्रांत का भी पूछता है। पूर्वोत्तर प्रांत में इसका संचालन किसके द्वारा किया गया, तो जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगर पूर्वोत्तर प्रांत की बात करें तो इसका नेतृत्व जो है यदुनांग या उसी को कहीं कहीं पे आपको जदुनांग मिलता है तथा उनकी बहन एक थी गोडिन्यू। जो आपका गोडिन्यू नाम है काफी आपको चर्चित मिलता है और बार बार पूछता है गोडिन्यू से संबंधित। गोडिन्यू का कौन सा संगठन था इसको लेकर बार पूछता है।
तो इनका जो आंदोलन था जिया लरंग आंदोलन के माध्यम से इसका जो है पूर्वोत्तर प्रांत में इसका संचालन करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। और यह जो गोडन्यू थी जो है यदुनांग की बहन होती है और इसी को गोडन्यू को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि किसे दी। तो रानी की उपाधि गोडेन्यू के दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत उन्हें सह सम्मान याद करेगा। यह शब्द किसके लिए है? यह शब्द आपकी गोडन्यू के लिए है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया सेंटेंस है, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत उन्हें सह सम्मान याद करेगा। क्योंकि यदुनांग की मृत्यु होने के बाद उसकी बहन जो गोडन्यू थी और गोडन्यू थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे जिया लरंग आंदोलन के माध्यम से पूर्वोत्तर प्रांत में, और उसका सारा कार्यभार गोडन्यू के द्वारा संभाला जाता है। और ऐसा कार्य करने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गोडन्यू को रानी की उपाधि दी गई तथा यह भी कहा गया कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत उन्हें सह सम्मान याद करेगा। तो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यह शब्द किसके लिए है। तो बहन गोडन्यू के लिए है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब काफी इम्पोर्टेंट डेट आ जाती है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। अगर आप लोग बिजी ना हो तो बताइए 5 मार्च 1931 और 23 मार्च 1931 यह किससे संबंधित है? 5 मार्च और 23 मार्च। हाँ बताइए। 1 मिनट आप लोग इसको बताइए, मैं तुरंत। बस 1 मिनट का समय दीजिए, आ रहा हूँ तुरंत। सही है, कितना है? नहीं ऑनलाइन नहीं है। अरे मालिक, नोट नहीं है 100 का। करी करी जो भी 1 2 3 4 5 9 9 9 10 11 और भी 12 चिपकी छोड़ गई गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस 1 मिनट आप लोग वेट करिए। 10 10 11 12 13 14। अब देखो ये 14 17 18 19 20 हो गया। बिल सही है। ओके ले जाओ। ठीक। हेलो, आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? बता दीजिए, क्या आप लोगों को हमारी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? देखिए हाँ, ओके चलिए, बहुत सही। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो 2 डेट आती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 5 मार्च 1931 और जो है 23 मार्च 1931 की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी इरविन समझौते के ठीक जो है कुछ दिन बाद आपका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। अब
बात आती है जो गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होने के बाद ही जो है आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं और कुछ मांगों को रखा जाता है, 5 सूत्री मांग की जाती है और यहाँ पे उन मांगों में इनके रिहा करने की बात ऐसा कहा जाता है कि रिहा करने की बात नहीं कही गई थी और जिससे जो है यहाँ पर पुनः 23 मार्च को उनको फांसी दी जाती है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी मिलती है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। तो इनको फांसी किस केस के तहत दी जाती है? आपको पता होगा लाहौर षड्यंत्र के तहत है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका था और उसमें जो है इनकी प्लान है कि गिरफ्तार होने का और वहाँ पे चिट्ठी डाला था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरी ब्रिटिश सरकार के कानून तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना है। और वहाँ पे इनके प्लान में ही था खुद को गिरफ्तार करवाना और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उसी बीच में छूटने ही वाले होते हैं। इनका तो आजीवन कारावास हो जाता है, उसके साथ ही साथ जब पता चलता है सैंडर्स की हत्या का तो ये किसके रिवॉल्वर के द्वारा किया गया, तो पता चलता है कि वो जो भगत सिंह की थी और इसी के साथ इनको फांसी की सजा हो जाती है। तो यहाँ पे 2 डेट काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए, 5 मार्च 1931 और 23 मार्च। और उसके बाद होता है 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब आप लोग देख रहे हैं कि आपका 1931 में दो घटना हो गई, 5 मार्च और 23 मार्च। अब 5 मार्च गांधी इरविन समझौता हुआ था क्योंकि उस समय जो है वायसराय लॉर्ड इरविन थे और इसके बीच में गांधी इरविन समझौता होता है तो ऐसा कहा जाता है कि गांधी द्वारा इनको जो है छुड़ाने की बात नहीं कही गई, रिहा करने की बात नहीं की गई थी, जिससे 23 मार्च उनको फांसी हो जाती है। और पुनः उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होते हैं ये सभी लगभग दिसंबर में होते हैं, हर साल के दिसंबर में होते हैं। ये सारी घटनाएं साल भर की जो घटित हुई थी, इनको फांसी हुई थी और वहां पे कराची में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के काले झंडे दिखाए गए थे? वो आपका अधिवेशन था 1931 का कराची अधिवेशन और इसी में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब बात आती है 16 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट। डेट आती है 16 सितंबर 1932। इसमें आपका इसको हम लोग याद रखते हैं पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट में होता क्या है? यरवदा जेल पूरे महाराष्ट्र में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जो है समझौता आपके महाराष्ट्र पुणे में होता है। यरवदा जेल महाराष्ट्र पुणे में होता है, इसमें महात्मा गांधी आपके कैद उसमें होते हैं और इसी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है। इसी समझौते को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यह समझौता हुआ किस लिए था? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, पृथक निर्वाचन। और रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह लाया गया था जो है अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसका समर्थन करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसी का विरोध करते थे महात्मा गांधी। और इसी के चलते आपका जो समझौते की बात आती है तो महात्मा गांधी और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है। इसको समझौते को लेकर के इसी को, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र में ये समझौता होता है, इसलिए इसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और पूना पैक्ट आपका यही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता, जो कि 16 सितंबर 1932 को होता है, जिसमें आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, जबकि इसका काफी विरोध करते हैं
गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। और ये कब हुआ? 1932 का। तो शायद आपके दिमाग में बैठ गया होगा पूना पैक्ट क्या था। अब हम बात करते हैं 1940 की। 1940 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, इसकी घोषणा वायसराय लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। अगस्त प्रस्ताव की कुछ घोषणा लिनलिथगो के द्वारा नहीं मिलता है, तमाम चीजों की मांग की जाती है और इसकी घोषणा में इनके द्वारा की जाती है। तो उसी को ही हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, वायसराय लिनलिथगो द्वारा प्रस्ताव की घोषणा कब की गई। तो आपकी डेट आती है 1940। अगर हम लिनलिथगो के कार्यकाल की बात करें तो आप लोग देखते होंगे 1936 से 1944 तक का कार्यकाल जो लिनलिथगो का होता है। आपसे सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन यही पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया। तो वहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो का नाम आता है। कब लाया गया? 1940 में। अगला आता है 9 अगस्त 1942। और यह जो है डेट काफी इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त 1942, क्योंकि जब इसी दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। तो 42 को ही छोड़ो आंदोलन प्रारंभ में आंदोलन 9 अगस्त 1942 गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। मरो का नारा कहाँ से दिया गया था? तो आपके ग्वालियर टैंक मुंबई है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा जानकारी ले जान लीजिए कि आपका ग्वालियर टैंक मुंबई का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1942। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 43, इस तरह से 45 दे देगा। तो जानकारी रहती है कि 19 में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा मुंबई से दिया गया था। अब मार्च 1946 नई कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है जिसके 3 सदस्य होते हैं। पूछता है मार्च 1946 में बताया था। 3 सदस्य, 3 प्रमुख, इसमें 3 आपके और आपके तीसरे स्टेफर्ड के सदस्य की कुल सदस्यों की संख्या। और एक आपका क्वेश्चन यहीं से है, पैथिक निम्न में से है। तो वहाँ पे इसके इसलिए निम्न में 3 नाम है, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आपका पॉलिटी में घुमा के पूछे तो आपको 3 नाम, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। वहीं पर अगर हम बात करें 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946
अच्छा बता दीजिए, आप लोगों को आवाज़ मिल रही है कि नहीं? ये आवाज़ आप लोगों तक जा रही है कि नहीं? बता दीजिए, एक बार बताइए, पुनः हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी आवाज़ आप हेलो, आवाज़ मिल रही है? हेलो, यानी कि आवाज़ नहीं जा रही है। रुकिए, हम जो है निकल के जुड़ते हैं, हो सकता है आवाज़ मिलने लगे आप लोगों को।